बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, कायम दायम है। सर्दी तो बहुत हो गई है, कई दफ़ा अच्छी भी लगती है, कई दफ़ा इतनी अच्छी नहीं लगती। जैसे भी होती है, पर हमें तो पढ़ना है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी चल रहा था, हमने उसके एसेंशियल्स देखे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स देखे थे। नो क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी क्रिएट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या इसकी क्या लो डिफरेंट टाइप्स हैं। देखो, एक्सप्रेस है, क्लियर कट है। एक्सप्रेस मीन्स रिटन फॉर्म में होती है या ओरल कर रहे हो आप। देखो, व्हेन एन अथॉरिटी इज गिवन बाय प्रिंसिपल टू इज एजेंट बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, इट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस एजेंसी। देखो, जनरली द प्रिंसिपल क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाय राइटिंग अ पावर ऑफ अटर्नी ऑन अ स्टैम्प पेपर। अक्सर देखो लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बाहर है, वो उससे प्रॉपर्टी सेल करनी है, पाकिस्तान नहीं आ सकता, या वॉट एवर द सिनेरियो, जैसे आजकल कोविड-19 में लोगों की रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, तो वो क्या करेगा, वहाँ से एक पावर अटर्नी बना के भेज देगा, जी फलाना बंदा मेरे बेहाव पर डील करेगा। तो लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी? उस बाहर वाले बंदे की आ जाएगी, यानी कि रिटन फॉर्म में होगी, या पावर ऑफ अटर्नी है। B appoints C on his agent to sell his own. It is an express agency. B writes a power of attorney in favor of C and authorizes him to sell his plot. It is a written express agency. नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है जी, इम्प्लाइड। ना लिख के है ना बोल के है, बट योर एक्शन स्पीक्स louder than words. An implied agency arises from the conduct, situation, or relationship of the parties. It does not arise as a result of express agreement. X and Y are brothers. X lives in Lahore, Y in Multan. Y, with his knowledge of X, gives his land on lease. Y collects rent and remits to X. Y is the implied agent. For example, मेरा भाई है, उसने क्या किया, हमारी प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दे दिया, वो रेंट कलेक्ट कर रहा है, मुझे भेज रहा है, ना हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट है ना वर्बल हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ, यानी वो क्या है, एज ए एजेंट मेरा काम कर रहा है। देखो, एम अलाउड हर सन टू ड्राइव अ कार फॉर हर एंड प्रॉमिस टू पे एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस। बड़ा मज़ेदार केस है ये। द सन कॉज एन एक्सीडेंट एंड इंजर्ड हिज वाइफ, हैड द वाइफ सूट द मदर एज द सन वॉज हर इम्प्लाइड एजेंट। अब देखो, मदर ने कहा, गाड़ी चलाता है, टेक केयर कर रहा है उसका बेटा, अब वो गाड़ी पे अपनी वाइफ को लेके जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वाइफ इंजर्ड होगी, तो लाइबिलिटी किसकी आ गई? मदर की आ गई। उसने अदालत में केस कर दी, क्यों? क्योंकि बेटा उसका एज ए एजेंट काम कर रहा था। क्लियर हुई है बात कि नहीं? अब देखो, एन एम्प्लॉयड एजेंसी में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब एम्प्लॉयड में भी कई टाइप्स हैं। सबसे पहले बात आती है एजेंसी बाय स्टॉपल। देखो, जैसे स्टॉप कहते हैं ना, स्टॉप करना, इस तरह स्टॉपल वर्ड टर्म स्टॉपल मीन्स टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट। कि आप किसी को, एक स्टेटमेंट है, उस ट्रुथ है, कोई सच है, सच्चाई से मतलब डिनाई करने से, बैकआउट करने से आप रोकते हो, उसको मैं स्टॉपल कहते हो। देखो, एजेंसी बाय स्टॉपल अराइज व्हेन अ पर्सन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट induce a third person to believe that a particular person is his agent. The principal is prevented from denying the existence of his authority. यानी फॉर एग्जांपल, मेरी मौजूदगी में कोई बंदा कह रहा है कि वो इसका एजेंट है, तो मैं ये समझूंगा वो इसका एजेंट है, और बाद में उस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी मौजूदगी में बात हुई है, एक फैक्ट क्रिएट हुआ है। अब देखो, यू माइट गेट लिट बिट कंफ्यूज। एग्जाम्पल उसके देखो, सी टेल्स डी इन प्रेजेंस ऑफ बी डैट ही इज बीज एजेंट। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हूँ, साथ राणा साहब बैठे हुए हैं, साथ तबस्सुम साहब बैठे हुए हैं। तबस्सुम साहब राणा साहब को कहते हैं कि मैं हारून साहब का एजेंट हूँ। ठीक है, एंड बी डज नॉट ऑब्जेक्ट, मैं उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। लेटर ऑन राणा साहब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, ये सोच के कि तबस्सुम साहब मेरे एजेंट है।
तो मेरी भी बाइंडिंग्स आ जाती है, मैं भी लीगली बाउंड हूँ, क्योंकि मेरे सामने बात हुई और मैंने उसको डिनाई नहीं किया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। फिर आप उसको उस ट्रुथ को डिनाई करने से प्रिवेंट कर सकते हो। क्लियर हुई है बात? होपफुली हो गई होगी, नहीं हुई तो यू कैन आस्क मी। फिर इसी तरह एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। The agency by holding out is similar to the agency by estoppel. It arises when a person by his past conduct induces a third person to believe that a particular person doing some act on his behalf is doing with authority. अब देखो सिनेरियो क्या है। होल्डिंग आउट, होल्ड कर रही हैं चीज़ें। मैंने एक बंदे को रखा हुआ था, मैंने कहा था यार तुमने मेरे बिहाफ पे यू मार्ट से जाकर शॉपिंग करके आनी है, जो भी पैसे होंगी पेमेंट होगी मैं पे कर दिया करूँगा। यू मार्ट वालों को मैंने कहा जी मेरे बिहाफ पे आपसे लेके जाएगा। ठीक है, काम चलता रहा, 6 महीने गुजर गए, वो चीज़ें लाता था, वो पेमेंट कर देता था। अब 6 महीने बाद मैंने उसको जॉब से निकाल दिया, लेकिन मैंने यू मार्ट वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। वो जाके मज़ीद 2 महीने शॉपिंग करता रहा। यू मार्ट वाले मेरे पास आए पैसे मांगने, मैंने कहा जी मैंने तो उसको निकाल दिया है। तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो रहा है ड्यू टू होल्डिंग आउट, क्योंकि मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि वो बंदा उनकी नज़र में अभी भी मेरा एजेंट काम कर रहा था। अब एग्जांपल देखो, बी थ्रो हिज सर्वेंट सी, ठीक है, बायज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी ऑन रेगुलर बेसिस। ऑन वन ओकेजन बी गिव कैश टू सी टू बाय गुड्स, बी मिस अप्रोप्रिएट्स द कैश एंड बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी, बी इज लायबल टू डी फॉर पेमेंट। आप देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या डिस्कस हो रहा है कि मैं एक बंदे से क्रेडिट पे सामान लेता था, कैश क्रेडिट पे सामान लेता था। मैंने उसको एक दफ़ा पेमेंट की सर्वेंट को, ये कैश पे लेकर आओ, क्रेडिट पे नहीं लाना। उसने पैसे जेब में डाले, डकार मारा, उसने कहा जी मैं क्रेडिट पे ले आया। अब जब वो पेमेंट करने आएगा तो मेरी लाइबिलिटी बनती है। वो लहदा बात है, मैं अपने सर्वेंट से रिकवर कर सकता हूँ लॉफुली, एजेंट से मिस अप्रोप्रिएशन उसने किया, फ्रॉड किया है, लेकिन जिनसे सामान ली उनको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? उसके बाद देखो एजेंसी बाय नेसेसिटी, ज़रूरत। अक्सर सिनेरियोज में ये होता है कि एजेंसी किस तरह क्रिएट हो जाती है, ज़रूरत पड़ गई है। अब उस ज़रूरत में भी कई सिनेरियोज हैं। देखो एजेंसी बाय नेसेसिटी गिव्स एन अथॉरिटी टू अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर अनदर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। द पर्सन कैन एक्ट एज एन एजेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। देखो कंडीशन को डिस्कस करते हैं पहले। देखो, देयर मस्ट बी एन इमरजेंसी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। कि इमरजेंसी सिचुएशन है, आपने एक्ट करना है। देयर मस्ट बी अ रियल नेसेसिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कोई नेसेसिटी वाकई में रियल है। इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल फॉर एजेंट टू गेट द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, उससे इंस्ट्रक्शन नहीं ले पा रहे। द एजेंट हैज़ एक्टेड ऑनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में कोई इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई है, डायरेक्टर साहब मीटिंग पे गए हैं लाहौर, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। अब सिचुएशन क्या है, एमरजेंसी सिचुएशन है, कोई काम है, हमने डिसीजन लेना है। ज़रूरत क्या है, रियल नेसेसिटी है, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। अब इंस्ट्रक्शन हम डॉक्टर साहब की ले नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द मीटिंग, और हमारी नीयत क्या है, ऑनेस्ट है, ताकि हम उनके बिहाफ पे जो भी काम करें ठीक करें। उस सूरत में जो रिलेशनशिप होगा उसे हम एजेंसी बाय नेसेसिटी कहेंगे। यानी वो एजेंट की अथॉरिटी में, हमारी अथॉरिटी में चीज़ नहीं है, लेकिन हम क्यों डिसीजन ले रहे हैं, फॉर द बेस्ट फेवर, टू गिव बेस्ट फेवर टू द डॉक्टर साहब, डायरेक्टर कैंपस। देखो, बी आस्क्ड सी टू डिलीवर फ्रूट्स टू अ स्टोर इन कराची। एक बंदे को कहा कि कराची में आपने सामान छोड़ के आना है। सी फाइंड्स द फ्रूट आर पैरिशिंग एंड सेल्स देम एट हैदराबाद, द सेल इज बाइंडिंग ऑन बी। मैंने फॉर एग्जाम्पल बंदे को कहा यार एक फ्रूट है, ट्रक है, ये छोड़ के आओ तुम कराची। वो निकल गया, छोड़ दें। अब पता है आपको, गाड़ियाँ स्लो जाती हैं, 1-2 दिन का टाइम लगता है उनको पहुँचने में। अब गर्मी बहुत थी, फ्रूट ख़राब हो रहा था, तो ड्राइवर को लगा यार ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, उसने हैदराबाद ही सेल कर दी। तो डैट इज़ बाइंडिंग, क्योंकि वो क्या है, एमरजेंसी थी, चीज़ ख़राब हो रही थी, नेसेसिटी, ज़रूरत भी थी उसमें। फिर प्रिंसिपल से इंस्ट्रक्शन भी नहीं ले पा रहा वो, वहाँ पे सिग्नल का इशू लेट सपोज आ गया, और उसने ऑनेस्टली मेरे इंटरेस्ट के, क्योंकि अगर वो वैसे ही लेके चला जाता तो मेरा सारा नुकसान हुआ, उसने मुझे नुकसान से क्या किया, बचा दिया। क्लियर?
उसके बाद है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब देखो द रेटिफिकेशन टर्म मीन्स अप्रूवल ऑफ एन एक्ट विच हैज़ बीन परफॉर्म बाय द एजेंट विदाउट अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल मैंने कोई काम कर दिया, डिसीजन ले लिया और लेटर ऑन उस डिसीजन पे रेटिफाई डायरेक्टर ने कह लो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कह दो, उसको अप्रूव कर दिया, तो वो क्या होगा, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन होगी। देखो व्हेन अ पर्सन डज सम एक्ट on behalf of another without his authority and if his act is approved by that person, there is an agency by ratification. On ratification, the principal is bound by the acts done by the agent. If his act is not approved, there is no agency. अगर वो अप्रूव नहीं होते, फिर एजेंसी ने अप्रूव कर दिए तो एजेंसी है। C buys 5 bags of wheat without the authority of B ratifies C's act, C become his agent। यानी फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके लिए सामान खरीद के ले आया, आप कहते हो चलो ठीक है खरीद के ले आया, मैं रख लेता हूँ, तो वो क्या है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन होगी। क्लियर। अब इसी तरह इम्प्लाइड में हमारे पास फोर्थ आ रहा है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो एन एजेंसी अराइजेज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ under Partnership Act 1932. A partner is an agent of the firm. The act of the partner for the firm binds the firm. Under Companies Act 2000, director is an agent of the company. यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, लॉ ने कह दिया पार्टनर्स हैं दो, उनमें से कोई भी एक एक्ट करेगा तो वो क्या दूसरा की लाइबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह कंपनीज एक्ट में कंपनी का कोई भी डायरेक्टर होता है ना, तो वो एज एजेंट काम कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, तो वो डी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर साहब हैं हमारे पर वर्च्यू ऑफ लॉ, वो जो भी एक्ट करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे करेंगे, डैट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डायरेक्टर ऑफ कंपनी बाय द मशीन फॉर द कंपनी, डी एक्ट्स एन एजेंट फॉर द कंपनी इज लायबल फॉर डीज एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूटीज ऑफ एजेंट। अब देखो ड्यूटीज़ क्या हैं, अब बात वही आ गई, मैं अगेन कहूँगा फ़र्ज़ जो हैं एजेंट के वो राइट्स हैं प्रिंसिपल के, जो ड्यूटीज़ हैं प्रिंसिपल की वो राइट्स हैं एजेंट की। डायरेक्शन और कस्टम, एन एजेंट इज़ बाउंड टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ एजेंसी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी इसको उसके मुताबिक चलना है। If the principal does not give any direction, the agent must conduct the business according to the customs which prevail in the similar business. For example, एक बंदा आपने रखा, उसे आपने कहा या उसे एक शॉप पे बिठा दी, ग्रोसरी स्टोर है, उसने उसको नहीं बताया कि तुमने क्या काम करना है, लेकिन जब उसने उसको रखा है तो इसका मतलब क्या है, ग्रोसरी स्टोर पे काम क्या है, कस्टमर को डील करना, उनको चीज़ें लेना, पैसे कलेक्ट करने, ये क्या आगे कस्टम्स आ गए प्रिंसिपल के। देखो फॉर एग्जांपल एक पार्लर खोला फीमेल स्टूडेंट ने, वहाँ पे एक ब्यूटिशियन को हायर किया। अब ब्यूटिशियन का ये मकसद नहीं कोई भी बंदा आए तो उसको क्या कहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहे, उसका काम क्या है, कस्टमर को डील करना, कस्टम्स हैं। जब डायरेक्शंस आ गई कि फॉर एग्जांपल एक ब्यूटिशियन आई हायर की, उसका काम कैसे रिसेप्शन को देखना, वो सिर्फ रिसेप्शन को देखेगी, वो जाके मेकअप करना शुरू नहीं कर देगी, जिन बहू नहीं बना देगी। तो ये क्या कस्टम्स के हैं, जो कस्टम्स के हैं उसके बिज़नेस के कस्टम्स हैं, यानी बिज़नेस जो चल रहा है उसको परफॉर्म करना है। अगर डायरेक्शंस नहीं है तो कस्टम्स पे चलना है, अगर डायरेक्शंस है तो डायरेक्शंस पे आपने चलना है। बी आस्क्स एजेंट सी टू इंश्योर द गुड्स, सी नेग्लेक्ट्स टू डू सो, सी इज लायबल टू कंपनसेट बी इफ द गुड्स गेट डैमेज। आपने कहा था इंश्योरेंस करनी, वो नहीं करता क्योंकि डायरेक्शंस आ गई हैं। स्किल एंड केयर, देखो एजेंट का काम है कि वो रीजनेबल स्किल को यूटिलाइज करे अपनी और केयर करे। अ रीजनेबल स्किल मीन्स अ स्किल दैट इज पोजेस्ड बाय द पर्सन एंगेज इन द सिमिलर बिजनेस। देखो अगेन मैं कहूँगा, आप लोग कटिंग करवाने जाते हो, इसका मतलब कि उस बंदे का काम क्या है कि अपने स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए कटिंग करे, ट्रेंड नहीं कर देनी इसमें आपको। If an agent does not work with reasonable care, he must compensate his principal in case of loss arising। अगर उसके लिए केस से काम नहीं करता तो उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। Submission of accounts, as agent is bound to maintain proper accounts of his principal. It is the duty of the agent to keep true accounts regarding all the property money of his principal. He must submit accounts to his principal on demand.
यानी हिसाब किताब प्रॉपर रखे, डिटेल सारे रखे, जब भी वो मांगेगा वो देगा उसको। कॉन्टैक्ट विद प्रिंसिपल, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स, कि उसने कोशिश करनी है कि कांटेक्ट करे और जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो डील करे। इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ देयर इज़ नो टाइम टू कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल, द एजेंट में एक्ट इन गुड फेथ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो हमने पहले बात की, कॉन्टैक्ट नहीं होता तो आपने वो काम करना जो बेस्ट फेवर के लिए होगा, उसके लिए बेहतर होगा प्रिंसिपल के लिए। क्लियर? ओह सॉरी, इसी तरह आ गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। देखो, when agency terminates due to death or insanity of the principal, the agent must take reasonable steps to the protection of interest of the legal representatives of the late principal. For example, आपने एक सेक्रेटरी रखा हुआ है जो आपको बिजनेस को देख रहा है सारे, सॉरी एक बंदे रख, उसकी इंसैनिटी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में उसका काम है कि जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके फैमिली है या बच्चे हैं, उनको सारी डिटेल्स वगैरह बताया, सारी चीज़ें बताया बिजनेस के बारे में। डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स, एन एजेंट मस्ट कंडक्ट द बिजनेस इन गुड फेथ, ही मस्ट नॉट डील इन हिज ओन नेम। अब ये अगर एजेंट है तो वो एज एजेंट ही काम करे, वो अपने आप को एजेंट ही शो करे, मालिक शो नहीं कर सकता। If an agent deals in his own name without permission of his principal or conceals any material fact, the principal may reject the contract. मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड आ जाए तो वो एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं होगा। रिटर्न ऑफ बेनिफिट, इफ द एजेंट कंडक्ट business of agency on his own name and gets some benefit, the principal can recover it from agent. Moreover, the principal may refuse to pay commission और terminate the agency. अगर वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं होगा। पेमेंट ऑफ अमाउंट, एनी अमाउंट विच एन एजेंट रिसीव्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मस्ट बी पेड टू द प्रिंसिपल। आप सेल कर रहे हो चीज़ प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो आप एज एजेंट आपको वो चीज़ें वापस करनी पड़ेंगी। Delegation of authority, an agent must perform the work of agency himself. An agent must not delegate the authority to another person unless the customer traits or nature of agency require so. यानी एजेंट ने काम करना है प्रिंसिपल के लिए, वो ये नहीं करेगा, खुद काम ना करेगा, अगर किसी को कह दे। लेकिन कई दफ़ा सिनेरियोज में ऐसा होता है, देखो फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर है, उसने काम करना है, लेकिन अगर किसी उसने एक मार्केटिंग मैनेजर बंदा है तो वो मार्केटिंग का काम उसको दे सकता है, अगर कस्टम्स ऑफ ट्रेड और नेचर ऑफ एजेंसी है। अगर नहीं है तो फिर उसने खुद काम करना है वो वाला। क्लियर? इस तरह देखो, राइट्स ऑफ एजेंट, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो उसके राइट्स हैं। रिटेंशन ऑफ मनी है, रिम्यूनरेशन लेना है, लीन एक्सरसाइज करनी है, तो ये सारे आप लोग स्टडी कर लेना। इंडेमनिटी है, कोई कंपनसेशन बनती है, तो वो राइट्स हैं एजेंट के, तो ये आप स्टडी कर लेना। इसमें कोई भी इशू हुआ तो मुझे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे जो हमने उसकी ड्यूटीज़ पर, इससे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल हैं, रिकवरी ऑफ लॉस जो भी होगा वो एजेंट से ले सकता है, बेनिफिट कोई भी हो रहा है वो एजेंट से ले सकता है, कंपनसेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर वो एजेंट ने उसकी बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया हुआ, जो यहाँ पे इंडेमनिटी की बात कर रहे हैं वो। और उसके बाद क्या कहते हैं, रिफ्यूज़ल आ गया। उसके बाद देखो ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल की बात आ गई। सॉरी थोड़ा ड्यूटी प्रिंसिपल क्या है, उसको रिम्यूनरेशन दे, पैसे दे, अगर वो ऐसे काम कर रहा है पैसों के लिए। अगर वो कंपनसेशन कोई बनती है तो वो कंपनसेशन उसके लिए प्रिंसिपल इज़ बाउंड टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस लॉफुल एक्शन बाय द हिम। जैसे सैलरी मिलती है तो वो कंपनसेशन हो जाती है। इंडेमनिटी फॉर एक्ट इन गुड फेथ, अगर कोई बंदा आपके फेवर में काम कर रहा है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट हुआ है, तो लॉ ये भी कहता है आप उसको कंपनसेशन दो। फिर अगर कोई इंजरी हो रही है तो उसमें भी आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी।
यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज़ कर रहा हूँ। ड्यूटीज़ राइट्स पढ़ लें, बड़ी ईजी हैं चीज़ें, हमने काफ़ी पहले डिस्कस की हुई लास्ट लेक्चर्स में, उनको देख लें। कोई इशू हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।